हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाई स्पार्क का यूज़ करके कैसे इंक्रीमेंटल डेटा को लोड करते हैं। तो इंक्रीमेंटल डेटा एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोगों को नहीं समझ में आता कि इंक्रीमेंटल डेटा को लोड करने का क्या तरीका है, कैसे हम डेटाबेस से डेटा उठाएं और पाई स्पार्क के थ्रू लोड करें। अगर सपोज हमारे पास डेली डेटा आता है, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि डेली आपको डेटा लोड करना है, बैच प्रोसेसिंग भी जिसे कहते हैं। तो एक होता है फुल लोड, एक होता है इंक्रीमेंटल लोड। इंक्रीमेंटल लोड मतलब कि आपको डेली डेटा लोड करना है और वो प्रोसेस ऑटोमेटिक होना चाहिए। मतलब कि जब आप डेटा लोड करो तो नेक्स्ट डे जब आप रन करो तो उसके आगे का डेटा लोड होना चाहिए, जो प्रीवियस डेटा है वो दोबारा से लोड नहीं होना चाहिए। और फुल लोड वन टाइम एक्टिविटी होती है जो कि हिस्ट्री डेटा, जब आपका सिस्टम डेवलप हुआ है उससे पहले का जो भी हिस्ट्री डेटा उस सब को एक बार में ले जाके डंप कर देना, तो उसे कहते हैं फुल लोड। तो हम अपनी इस पाइपलाइन में जो यूज़ करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेस हमारा डेटाबेस है जिसे हम सोर्स बोलेंगे। और ईएमआर पे हम लोग एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे जो ईएमआर होगा और उस पे हम लोग अपनी पाई स्पार्क की स्क्रिप्ट रन करेंगे जो कि डेटा को फैच करेगी पोस्टग्रेस से और रेडशिफ्ट पर डेटा को लोड कर देगी। तो हमने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिया बहुत सिंपल लिया है, सो डैट कि आप लोग भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर एप्लीकेट करोगे तो आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। पोस्टग्रेस डेटाबेस जो लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। सबसे पहले डेटाबेस दिखा देता हूँ मैं आपको। तो डेटाबेस मैंने ले रखा है एंड बहुत ही स्मॉल T4G.micro डेटाबेस ले रखा है, तो इसका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप लोग स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन का डेटाबेस एक क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे दोस्तों, तो इस डेटाबेस में आपको एक टेबल क्रिएट करनी है ना। तो मैं आपको वो टेबल की स्क्रिप्ट भी गिटहब में सेव कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर रखी है कस्टमर नाम से, और मैं जो डेटाबेस है आरडीएस उसको एक्सेस करने के लिए मैंने अपने लोकल विंडो सिस्टम में डी बीवर डाला हुआ है। तो डी बीवर के थ्रू मैं अपने रेड शिफ्ट को भी एक्सेस कर सकता हूँ और अपने डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता हूँ। एंड आप लोगों के पास अगर पीजी एडमिन टूल है तो पीजी एडमिन टूल के थ्रू भी आप पोस्ट ग्रेस आरडीएस मतलब एडब्ल्यूएस के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने अपने दोनों डेटाबेस को इधर एक्सेस किया हुआ है, पोस्ट ग्रेस को भी और आरडीएस को भी। एंड इधर दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आरडीएस डेटाबेस के लिए तो आपको एडिटर चाहिए एक्सेस करने के लिए। रेड शिफ्ट अपना खुद का भी एडिटर प्रोवाइड करता है, तो रेड शिफ्ट को आप उनके एडिटर से भी एक्सेस कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इनके पोर्ट को ओपन करना है। तो जैसे कि मेरा डेटाबेस है डेव, ये तो मेरा उसका डेटाबेस है, इसमें दिखाता हूँ। जैसे कि जो नीचे वाला डेटाबेस है पोस्ट ग्रेस वाला जिसमें मैंने क्लिक किया हुआ, इसके स्कीमा में चलते हैं। पब्लिक स्कीमा इसमें क्रिएट है और इसमें मैंने एक टेबल कस्टमर नाम से क्रिएट करी हुई है, राइट। अब इस डेटाबेस में कस्टमर नाम से जो टेबल क्रिएट करी हुई है पब्लिक स्कीमा के अंदर है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चाहो तो अपना भी कोई स्कीमा क्रिएट करके उसमें टेबल डाल सकते हो। तो कस्टमर टेबल में मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कराए हुए हैं। अगर मैं इसे सेलेक्ट मारता हूँ आप लोगों के सामने तो देख सकते हो टोटल 5 रिकॉर्ड हैं जो कि इसमें हमें दिख रहे हैं। एंड इनमें जो है आखिरी में लास्ट में देखोगे दो कॉलम है, क्रिएटेड एंड लास्ट अपडेटेड। तो लास्ट अपडेटेड कॉलम जो होता है दोस्तों, जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसकी क्रिएट डेट एंड लास्ट अपडेट डेट चेंज हो जाएगी, राइट। और जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट होगा तो भी उसकी लास्ट अपडेट डेट चेंज हो जाएगी। तो अगर हम को डेली इंक्रीमेंटल लोड करना है तो हम किसके बेस पे करेंगे, लास्ट अपडेट डेट के बेस पे करेंगे। लास्ट अपडेट डेट से हमें जो रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं वो भी फैच हो जाएंगे और जो रिकॉर्ड नए इंसर्ट हुए हैं वो भी फैच हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज ये लॉजिक हम कहाँ पे लिखेंगे, पाई स्पार्क में, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा था सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मैं इसलिए बताता हूँ दोस्तों ताकि आप लोग जब अपने घर पे
पीओसी करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसे पब्लिकली एक्सेसिबल बना रखा है। कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी में जाके इसे पब्लिकली एक्सेसिबल को यस करना पड़ेगा, तभी आप अपने लोकल सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस कर पाओगे, राइट। बाकी मैंने डिफ़ॉल्ट वीपीसी यूज़ करें, डिफ़ॉल्ट सबनेट यूज़ करें, और इधर जो है मैं आपको जो दिखा रहा था सिक्योरिटी ग्रुप, उस पर चलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वीपीसी डिफ़ॉल्ट सबनेट हम लोगों ने इसमें यूज़ करें, तो इसमें मैं आपको सिक्योरिटी ग्रुप भी दिखाता हूँ। तो सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं। तो इधर दोस्तों सिक्योरिटी ग्रुप आप पे डिफ़ॉल्ट वाला दिख रहा होगा, राइट, जो कि मेरे सिस्टम का सिक्योरिटी ग्रुप है। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में जाके अगर मैं इसे एडिट इनबाउंड रूल पे दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो मैंने पोस्ट ग्रे सिक्वल और रेड शिफ्ट दोनों का पोर्ट ओपन कर रखा है, और ये आईपी जो दे रखी है मैंने अपने सिस्टम की आईपी दे रखी है। इधर जो है सेलेक्ट करना पड़ता माई आईपी। जब आप माई आईपी सेलेक्ट करोगे तो अपने आप आपके लोकल सिस्टम की आईपी इधर सेलेक्ट हो जाएगी, सो डैट अगर आप अपने लोकल से रेड शिफ्ट को एक्सेस करोगे और पोस्ट ग्रेस को एक्सेस करोगे तो आप कर पाओगे, राइट। एंड दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसे पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अब चलते हैं रेड शिफ्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से, वो भी मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। रेड शिफ्ट जो दोस्तों मैंने यूज़ करा है सर्वर लेस यूज़ करा है। दो तरीके के रेड शिफ्ट क्लस्टर बनते हैं, एक तो होता है रेड शिफ्ट क्लस्टर, एक होता है रेड शिफ्ट सर्वरलेस क्लस्टर। जो सर्वरलेस क्लस्टर होता है वो चीप होता है, सस्ता होता है, और उसमें क्या है कि अगर जब तक आप काम कर रहे हो तो आपको तभी तक ही उसकी बिलिंग होगी, और जब आप कुछ काम नहीं करोगे तो उसकी बिलिंग नहीं होगी। तो सर्वरलेस जब आप छोटी पीओसी कर रहे हो, स्मॉल पीओसी कर रहे हो, तो आप सर्वरलेस यूज़ कर सकते हो। रेड शिफ्ट जो क्लस्टर होता है वो आपका हैवी लोड के लिए होता है, एंड उसमें क्या होता है कि जब जब आपका क्लस्टर चलेगा और आप अगर काम करना स्टॉप करते हो तो आपको पॉज करना पड़ता है। अगर आप पॉज करना भूल गए और आपका क्लस्टर चलता रह गया तो उसमें आपको अच्छा खासा बिल आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप सिंपल सर्वरलेस लीजिए जो कि बहुत सस्ता पड़ेगा और स्मॉल पीओसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो सर्वर लैब जब क्लस्टर क्रिएट करेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है वर्क ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन होती है एंड नेम स्पेस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रिएट करनी पड़ती है, तब जाके आपका सर्वरलेस क्लस्टर क्रिएट होता है, राइट। एंड इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रेड शिफ्ट का अपना क्वेरी एडिटर होता है। तो इधर आप अगर क्वेरी एडिटर पे ओपन करोगे तो इधर से आप रेड शिफ्ट को एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए आपको डी बीवर की भी ज़रूरत नहीं है, या कोई भी लोकल आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मेरा तो डैब डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट है, एंड इसमें आप देखोगे डी डब्ल्यू एच नाम का मैंने स्कीमा क्रिएट कर रखा है, जो कि आप भी कर सकते हो क्रिएट स्कीमा डी डब्ल्यू एच कमांड से। और इसमें दो टेबल है, एक मैन टेबल है, एक स्टेजिंग टेबल है। तो हम लोग जो इसमें लॉजिक लगा रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक पे आता हूँ। लॉजिक ये है कि दोस्तों जो मेरा डेटा आएगा सबसे पहले स्टेजिंग टेबल पे आएगा। तो स्टेजिंग टेबल में डेली इंक्रीमेंटल लोड डेटा आ जाएगा। उसके ऊपर जो मैंने एक टेबल फाइनल टेबल बनाई है मेन टेबल, तो मेन टेबल में जो मेरा डेटा जो है वो फाइनल अपडेटेड, मतलब जिसमें इंक्रीमेंटल डेटा टोटल इंक्रीमेंटल डेटा एक जगह अपेंड हो रहा है, तो उसके लिए मैंने मेन टेबल बनाई है। तो दो टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? दो टेबल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों कि अगर आपको इंसर्ट और अपडेट चलाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेजिंग टेबल पे डेली का डेली जो डेटा आ रहा है उसे लाना पड़ेगा, और मैन टेबल में उसके बाद इंसर्ट करवाना पड़ेगा, इंसर्ट और अपडेट। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है मर्ज कमांड चलाने का। तो इसलिए हमने मैन टेबल भी बनाई है। तो मैन टेबल में क्या होगा कि सपोज कस्टमर स्टेजिंग टेबल पे डेटा आ गया आपके पास, सही है, आपने लेफ्ट अपडेट टाइम स्टैम्प के बेस पे डेटा उठाया और
कस्टमर टेबल में डाल दिया, स्टेजिंग टेबल में डाल दिया। अब उसके बाद स्टेजिंग टेबल से जब आप मेन टेबल में लेके जाओगे तो जो उसकी प्राइमरी की है उसके बेस पे आप चेक करोगे क्या वो रिकॉर्ड मेन टेबल में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो आप अपडेट करोगे, और नहीं करता तो इंसर्ट करोगे। तो इसके लिए हमने क्या करा है, एक प्रोसीजर बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रोसीजर। थोड़ा सा अभी आपको कन्फ्यूजन होगी, बट धीरे धीरे जब आप वीडियो पूरी देख लोगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इधर एक प्रोसीजर था, हाँ, तो आप ये प्रोसीजर देख सकते हैं। प्रोसीजर में अगर आप देखोगे तो मैं पैरामीटर में क्या पास कर रहा हूँ। पैरामीटर में मैंने पास कर रखा है टारगेट टेबल नेम, सोर्स टेबल नेम और मैचिंग की। तो जिन लोगों ने सिक्वल पे काम किया होगा उन्हें पता होगा कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर एक ग्रुप ऑफ सिक्वल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम सिक्वल स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसे एग्जीक्यूट कॉल करेंगे तो वो सिक्वल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। तो इधर मैंने 3 पैरामीटर ले रखे हैं। तो इस प्रोसीजर को मैंने डायनेमिकली बना रखा है। डायनेमिक का मतलब ये क्या हो कि मैं रन टाइम पे टारगेट टेबल नेम का पास करूंगा, सोर्स टेबल नेम, और उन दोनों के बीच में जो ज्वाइनिंग की है वो पास करूंगा। तो मेरा ये प्रोसीजर रन हो जाएगा और ये किसी भी टेबल के लिए काम कर सकता है। तो इसलिए मैंने इधर टेबल का नाम हार्ड कोड नहीं करा, मैं रन टाइम पे पास कर रहा हूँ। तो आप इधर देखोगे एग्जीक्यूट जो कमांड होते हैं वो डायनेमिक सिक्वल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है, और ये प्रोसीजर हमारा रन करेगा रेड शिफ्ट में। तो डिलीट फ्रॉम टारगेट टेबल नेम यूजिंग सोर्स टेबल नेम वेयर टारगेट टेबल नेम मैच की इक्वल टू सोर्स टेबल नेम मैच की। तो अगर ये ज्वाइन की मैं मतलब जो ज्वाइनिंग की मैं पास कर रहा हूँ, मैचिंग की को मैं कह रहा हूँ ज्वाइनिंग की, है ना। सपोज की कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी वेयर कंडीशन में पास होगी अगर जिसकी कस्टमर आईडी इक्वल है, मतलब कि जो मेरी स्टेजिंग टेबल और मैन टेबल की कस्टमर आईडी मैच कर गई। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, जो मेरी टारगेट टेबल कौन सी है, मैन टेबल से डेटा को डिलीट मार देगा। डिलीट मारने के बाद अब वो क्या करेगा, जो स्टेजिंग टेबल में जितना डेटा आया उस पूरे को बल्क में उठा के लोड कर देगा। उसके बाद चलेगी इंसर्ट कमांड। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने पहले डिलीट चलाई फिर इंसर्ट चलाई। देखिए इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट में आपके वो रिकॉर्ड आ रहे हैं जो अपडेट भी हुए हैं और जो इंसर्ट भी हुए हैं। मतलब कि कल कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, अब आज की डेट में कुछ रिकॉर्ड अपडेट हुए और कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, जो कि मैंने लास्ट अपडेट डेट के बेस पे उठा के लेके आया। कहाँ से, पोस्ट ग्रे से। और कहाँ पे डाल दे, स्टेजिंग में। स्टेजिंग में डालने तक का काम मैं करूंगा किससे, पाइस्पार्क से का यूज करके, वो मैं अभी दिखाऊंगा। जब मैंने स्टेजिंग टेबल में डेटा डाल दिया, अब स्टेजिंग टेबल से जो डेटा मेरा मैन टेबल पे जाएगा तो उससे पहले क्या करेगा, जो स्टेजिंग टेबल की आईडी है, प्राइमरी की है, उसके बेस पे वो मैन टेबल पे चेक करेगा क्या रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तो उन रिकॉर्ड को डिलीट मार देगा। और जब वो इंसर्ट करेगा तो इंसर्ट में सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो अपडेट हुए हैं वो भी, और जो इंसर्ट है न्यूली रिकॉर्ड है। तो आपका वो जो है, आपके पास जो मेन टेबल है उसमें आपके कंप्लीट रिकॉर्ड रोज डेली के डेली आके कंप्लीट एक सेटअप बन जाएगा जिसके अंदर अपडेटेड रिकॉर्ड भी आ रहे हैं और इंसर्टेड रिकॉर्ड भी आ रहे हैं, राइट। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई मैं इधर डिलीट की जगह अपडेट भी तो चला सकता था। तो दोस्तों अपडेट जो होता है ना वो रो बाय रो काम करता है, तो अपडेट कमांड स्लो होती है, डिलीट कमांड फास्ट होती है। अगर मैं रिकॉर्ड को अपडेट करूं, सपोज कोई रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, मैं उस रिकॉर्ड को अपडेट करूं एंड उसके बाद मैं इंसर्ट करूँ तो डेट इज समथिंग स्लो। अब उसमें भी मुझे को क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल सेलेक्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी या मर्ज कमांड यूज करनी पड़ेगी कि भाई मुझे पहले बताओ कौन से रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, कौन से रिकॉर्ड अनमैच है। जो मैच है उनके लिए अपडेट चलाओ, जो अनमैच है उनके लिए इंसर्ट चलाओ। मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि मैंने पहले जो मैच हो रहे हैं उन्हें डिलीट ही मार दिया। डिलीट मारने के बाद जितने रिकॉर्ड मेरे स्टेजिंग में है, क्योंकि स्टेजिंग में सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जो अपडेट हुए हैं और जो इंसर्ट है, फिर उन्हें मैंने बल्क में इंसर्ट कर दिया। तो दिस ऑपरेशन इज फास्ट वेल हम जब हमारे पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, मिलियंस 50 मिलियंस रिकॉर्ड, तो डिलीट हमेशा फास्ट होती है क्योंकि वो बल्क में करते हैं, और अपडेट हमारी रो बाय रो चलती है इसलिए स्लो होती है। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैंने पहले डिलीट क्यों चलाया फिर इंसर्ट चलाया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मर्ज कमांड ही चल रही है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ मर्ज वेयर व्हाट वी डू, वी कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड, अपडेटेड रिकॉर्ड इन कस्टमर मैन टेबल। तो 2 टेबल हमें बनानी पड़ेंगी, राइट। अब इसमें दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपका जो मेन टेबल है
और स्टेजिंग टेबल है। तो हाँ, स्टेजिंग टेबल में जो आपका डेटा आएगा वो डेटा उठ के आएगा हमारा कहाँ से, सोर्स से। और किसके बेस पे, लास्ट अपडेट डेट के बेस पे। तो चलिए मैं अब आपको पाइस पार्क में ले चलता हूँ। ये तो मैंने रेड शिफ्ट का आपको बता दिया जो मैंने सेटअप किया हुआ है। और ये सारी स्क्रिप्ट आपको दे दी जाएगी और बहुत ही सिंपल है रन करना। जब आप खुद से चलाओगे आपको पता लग जाएगा कि इंक्रीमेंटल डेटा कैसे लोड होता है। और तब भी नहीं समझ में आए तो दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो अब इधर हम चलते हैं। एंड मैं आपको ये भी दिखा दूं इधर। वर्क ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन। हाँ दोस्तों, वर्क ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे हम लोग रेड शिफ्ट के, तो इधर हमें साइड में एंड पॉइंट दिखते हैं, राइट। JDBC URL एंड पॉइंट। तो इसी को यूज करके ही हम कनेक्ट कर पाते हैं। इवन आपको मैं इधर दिखाऊंगा डीबीवर में भी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन डाली है। अगर इसे एडिट कनेक्शन में जाऊंगा तो ये देखिए रेड शिफ्ट का मैंने होस्ट नेम डाला, एंड पॉइंट डाला और इधर पोर्ट डाला 5439 और डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड, ये चारों चीज़ें डाली तो मैं इधर कनेक्ट कर पाया हूँ, है ना। तो आपको ये सारी डिटेल वर्क ग्रुप में जाके मिल जाएगी। एंड इसे भी मैंने पब्लिकली एक्सेसिबल बना रखा है, राइट। तो वर्क ग्रुप को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाने के लिए आपको नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में जाके एडिट पे जाके इसे पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना है। तभी आप इसे आउटसाइड ऑफ द AWS कंसोल आप इसे एक्सेस कर पाओगे। अब बात करते हैं EMR की। तो ये तो सेटअप हमारा डेटाबेस का हो गया, रेड शिफ्ट का हो गया। अब दोस्तों EMR को भी मैंने जो यूज़ करा है उसके लिए मैंने क्लस्टर क्रिएट करा, और एक बहुत ही स्मॉल क्लस्टर। अगर आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा तो मैंने एक प्राइमरी, वन कोर और वन टास्क, 3 नोड का क्लस्टर क्रिएट किया हुआ है ना। एंड इसके हार्डवेयर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें 4 कोर 8 GB मेमोरी है। सही है, 4 कोर 8 GB मेमोरी और 4 कोर 8 GB मेमोरी। तो एक क्लस्टर जो होता है इसमें आप जब आपका काम हो जाए तो आप इसे तुरंत टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि EMR की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। एंड इसमें जो है हम लोग एक सेटिंग भी कर देते हैं कि 1 घंटे बाद, 1 घंटे या कुछ मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए, है ना। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये अपने आप जो टाइम आप डाल दोगे, जब आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे तो जो टाइम आप डाल दोगे उसमें टर्मिनेट हो जाएगा। एंड इधर आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो इसके रोल है, IM रोल जो होते हैं वो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी होते हैं जब आप इस टाइप की POC करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि EMR को में मैंने 2 टाइप के रोल कनेक्ट करे हुए, एक सर्विस रोल और एक इंस्टेंस प्रोफाइल रोल। तो जो मेरा इंस्टेंस प्रोफाइल रोल है इसको आपको परमिशन देनी है। कौन सी परमिशन? रेडशिफ्ट एक्सेस की, S3 बकेट एक्सेस की और RDS, अमेजोन का जो पोस्ट ग्रेव डेटाबेस है RDS का फुल एक्सेस मैंने दे रखा है। तो आप भी जो आपका इधर रोल क्रिएट होगा बाय डिफॉल्ट, जब आप EMR क्रिएट करोगे क्लस्टर, तो उस रोल को आपको परमिशन देनी पड़ेगी रेडशिफ्ट के एक्सेस की और RDS के फुल एक्सेस की। आप S3 बकेट का भी एक्सेस दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी परमिशन आपको इंस्टेंस प्रोफाइल रोल को देनी पड़ेगी। एंड इसके बाद आपके पास इधर जो ऑप्शन आता है स्टूडियो, क्योंकि हम जुपिटर नोटबुक चला रहे हैं तो जुपिटर नोटबुक चलाते वक्त हमारे पास क्या होना चाहिए, तो स्टूडियो हम क्रिएट करते हैं। तो स्टूडियो क्रिएट करने के लिए इधर क्रिएट स्टूडियो में जाओगे आप और इधर कस्टम में क्लिक करोगे। ध्यान रखना आपको इधर कस्टम में क्रिएट क्लिक करना है और इधर आपको अपना रोल जो है क्रिएट करना, IM रोल, है ना। और इधर से आप अपना स्टूडियो क्रिएट कर सकते हो। इसी स्टूडियो में मैं जुपिटर नोटबुक को रन कर रहा हूँ। तो ये सेटअप है जो कि मैंने करा था जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था। इधर IM रोल भी है मेरा बना हुआ, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये रहा IM स्टूडियो कस्टम रोल। तो दोस्तों इस रोल को आप देख सकते हो, ये रोल होना बहुत ज़रूरी है एंड इस रोल में परमिशन आपको अगेन देनी पड़ेगी। तो EMR स्टूडियो कस्टम रोल आपको क्रिएट करना पड़ता है, जिसके पास परमिशन होती है एडिटर, जो EMR एडिटर है उसको यूज़ करने की, EC2 इंस्टेंस का एक्सेस होता है, S3 का फुल एक्सेस होता है। तो ये सारी परमिशन आपको देनी पड़ेंगी। अब इस स्टूडियो के बाद वर्क स्पेस हम लोग इधर क्रिएट करते हैं। वर्क स्पेस में हम सिंपल क्रिएट वर्क स्पेस करते हैं तो वर्क स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो इतनी कहानी करने के बाद हम इसे अब क्विक लॉन्च पे कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को सेटअप का एक ब्रीफ दिया है, मैं इसका डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करवा दूंगा सो डैट कि आपको पता रहे कि कौन सा स्टेप कब कैसे फॉलो करना है। अब मैं कोड पे आता हूँ जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी ये आप देख रहे हो जुपिटर नोटबुक ओपन होकर आ गया और इससे मेरा जो क्लस्टर है वो अटैच है। देखिए इधर क्लस्टर दिख भी रहा है, EMR EC2 क्लस्टर आईडी इधर दिख रही है ना। तो मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ। कोड हमारा स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं आपको एक सैंपल के लिए सबसे पहले इसे करते हैं, पाइस पार्क को इंपोर्ट करते हैं, स्पार्क सेशन लाइब्रेरी को। और इधर मैं आपको वन बाय वन कोड पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना एक एक लाइन को, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। अभी स्पाइस पार्क सेशन क्रिएट हो रहा है। एक काम करते हैं, इससे मैं कर्नल को रिस्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं कोड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। तो इस वजह से ना, हम्म, अब इसे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं एप्लीकेशन को। सबसे पहले स्पार्क सेशन करेंगे एंड दोस्तों पोस्ट ग्रेस को एक्सेस करने के लिए हमारे को जार फाइल की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम AWS के जो मैंने RDS पे अपना सोर्स क्रिएट कर रखा है, मतलब कि मैं पोस्ट ग्रेस सिक्वल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोगों को जार फाइल की ज़रूरत होती है। तो उस जार फाइल को मैंने अपने S3 बकेट में डाला हुआ है। अब उस S3 बकेट को रेफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैजिक कमांड होती है जो कि हम जुपिटर नोटबुक पे चलाते हैं, जैसे परसेंटेज परसेंटेज कॉन्फ़िगर और एफ। और इधर मैंने स्पार्क जार फाइल का नाम दे रखा है। तो जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो क्या होगा, जुपिटर नोटबुक जब भी हम EMR पे चलाते हैं तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेता है, मतलब कि वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेता है और हमें उस सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन जार को ऐड करना है। तो इधर हम मैजिक कमांड का यूज़ करके जार फाइल का पाथ देंगे और एक जार फाइल जो है अब इस स्पार्क सेशन जो है इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, राइट। तो जब भी हम जुपिटर नोटबुक में, ध्यान रखना, और कोड हम लोग EMR क्लस्टर के प्राइमरी नोड पे भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो कोड रन करने के कई तरीके होते हैं, मैंने अलग अलग वीडियो में बता भी रखे हैं। अगर आप इस सेम कोड को मास्टर नोड, EMR का जो मास्टर नोड है वहाँ पे ले जाके रन करोगे तो वहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से रन करना होगा। एक सेकेंड, हाँ। तो वहाँ पे आपको स्पार्क सेशन के अंदर ही कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िग यूज़ करनी है और वहाँ पे आपको पाथ देना है, सही है, और बाकी सारा कोड एज इट इज़ रहेगा। बट जब आप जुपिटर नोटबुक में काम करेंगे तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जुपिटर नोटबुक बाय डिफ़ॉल्ट अपना स्पार्क सेशन क्रिएट कर देता है और आपको उसे मैनुअली मॉडिफाई करना होता है, तो उसके लिए आप मैजिक कमांड यूज़ करते हो। तो ये कहानी आप अपने दिमाग में याद रखना। तो अभी मैं हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को चलाया है, तो अब ये चल रहा है। तो आप देख सकते हो ये रन हो गया है एंड कॉन्फ़िगरेशन मेरी ऐड हो गई है, राइट। अब इसके बाद हम लोगों ने इधर पोस्ट ग्रेस और रेड शिफ्ट के डेटाबेस, पोस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, मैंने सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी हैं और आप देख भी सकते हैं। हालांकि मैं ये सब चीज़ें डिलीट कर दूंगा क्योंकि आप लोग चाहो तो मेरा सिस्टम भी एक्सेस कर पाओगे। कई बार मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप में पूरा एक्सेस का वो कर देता हूँ, फुल एक्सेस दे देता हूँ, तो इस वजह से ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने शो करने के लिए इधर लिखा हुआ है सो डैट कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए होस्ट नेम मैंने ले रखा है डेटाबेस का नेम, पोर्ट नेम
डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड, ये मेरी पोस्टग्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है और सेम मैंने रेडशिफ्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन ले ली है और इसे हम नीचे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट स्पार्क सेशन मेथड है उसे कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर और ये मेथड हमने बना रखा है, राइट। मतलब ये कोड लिखने का यही तरीका होता है। और जैसा कि मैंने बताया था, इधर देखिए मैंने कॉन्फ़िग नहीं लिखी क्योंकि डॉट कॉन्फ़िग इसमें काम नहीं करते, डॉट कॉन्फ़िग हमें ऐसे ही देनी पड़ती है। तो बट जब आप मास्टर नोड पे जॉब को रन करोगे तब आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में कोड को लिखना है। तो सबसे पहले क्रिएट स्पार्क सेशन मेथड है एंड उसके बाद बात करेंगे गेट टोटल रिकॉर्ड काउंट। तो इस फंक्शन का काम क्या हो रहा है, ये फंक्शन मेरा सोर्स में जो डेटा है उसका काउंट लेकर ये आएगा, है ना। तो हमारा जो सोर्स में डेटा है उसका काउंट, मतलब सोर्स मेरा जो पोस्ट ग्रेस में डेटा है, तो आप इसकी कमांड देख सकते हो। सबसे पहले मैंने इधर JDBC URL बनाया, JDBC URL के बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में मैंने यूजर नेम, पासवर्ड और ड्राइवर। तो ये पोस्ट ग्रेस की जो कॉन्फ़िग है, ये जो जेसन है, ये इधर से उठ के आ रही है, जो मैंने जेसन डिफाइन करी है इधर से ही इनकी वैल्यू आ रही है, होस्ट की वैल्यू, पोर्ट की वैल्यू, डाटाबेस की वैल्यू। और इधर मैंने प्रॉपर्टीज में तीनों चीज़ें पास करी। उसके बाद इधर क्वेरी रन करी है जो कि सोर्स टेबल ऊपर से आएगा, टेबल कोई भी हो सकते हैं। देखिए इन मेथड को लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जेनेरिक, मतलब कि आपको हर एक टेबल के लिए नया मेथड नहीं लिखना पड़े। आप पैरामीट्रिक बनाओ और रन टाइम पे जो पैरामीटर पास करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका कोड रन करेगा। तो जैसे कि मैं इधर कोई भी सोर्स टेबल पास करूंगा ये उसका काउंट बता देगा, है ना। तो इधर मेरी सोर्स टेबल को क्या है, कस्टमर टेबल है, सही है। इसी का डेटा हमें लेके जाना है और किस टेबल में लेके जाना है, स्टेजिंग टेबल में, है ना। जो मैंने स्टेजिंग टेबल अभी आपको दिखाई थी इस वाली में, कहाँ गई, ये जो मेरी स्टेजिंग टेबल है इसमें लेके जाना है, राइट। तो स्टेजिंग टेबल में हमें लेके जाना। अभी इसमें डेटा पड़ा हुआ है, वैसे तो मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। तो पहले मैं डेटा को डिलीट मार देता हूँ। देखिए मैंने डेटा को डिलीट मार दिया। अब हमारा का हमें सबसे पहले दो टेबल है हमारे पास, स्टेजिंग टेबल है एंड इसमें डेटा डिलीट मार दिया, बस सेलेक्ट कर लेते हैं, सही है। और दूसरी हमारे पास टेबल कौन सी है, मैन टेबल। तो मैन टेबल से भी डेटा को डिलीट मार देते हैं। तो हमें सबसे पहले इस स्टेजिंग टेबल में डेटा लेके जाना है और चलते हैं इधर दोबारा से। तो इधर मुझे टेबल का नाम पास करना है और इधर आप कंडीशन देखिए, मैंने इधर स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों कॉलम लिए हैं। तो ये कॉलम मैंने इसलिए लिए हैं कि अगर आप इस कॉलम को पास करोगे तो उस पर्टिकुलर डेट रेंज का डेटा आ जाएगा, और अगर आप इस कॉलम को पास नहीं करोगे तो जो फुल क्वेरी ये चलेगी ये सिंपल काउंट ला के दे देगी, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देना चाहते हो रेंज, तो आप वो भी पास कर सकते हो। तो वेयर कंडीशन जो है, सही है, ये वेयर कंडीशन जो है इसमें ऐड हो जाएगी अगर स्टार्ट डेट एंड डेट मैं पास करूंगा, राइट। एक क्वेरी डायनेमिकली काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं सोर्स का टेबल नेम पास करूंगा तो सिर्फ उसका काउंट आ जाएगा, और अगर मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट की वैल्यू पास करी तो इफ कंडीशन चेक होगी और इफ कंडीशन देखेगी कि क्या इसकी वैल्यू नन है। अगर नन नहीं है, मतलब कि कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो क्या करेगी, इस क्वेरी में वेयर कंडीशन को ऐड कर देगी और मेरा डेटा जो है फिर इन दोनों डेट रेंज के बेस पे आएगा। और लास्ट में मैंने टोटल काउंट को रिटर्न करवा दिया, है ना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो पाई स्पार्क का यूज़ हो रहा है वो हो रहा है स्पार्क डॉट रीड डॉट JDBC। इस मेथड का यूज़ करके मैं इसमें URL पास कर रहा हूँ एंड क्वेरी पास कर रहा हूँ। क्वेरी मेरी कौन सी है, ये जो क्वेरी मैं बना रहा हूँ। और प्रॉपर्टीज में क्या आ रही है, प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज आ रही है यूजर नेम, पासवर्ड और ड्राइवर, और मेरे को टेबल का टोटल काउंट मिल जाएगा।
तो इसे रन करते हैं और ये सारी स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसलिए आप बस समझिए इसे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले स्पार्क इक्वल टू क्रिएट स्पार्क सेशन, मैं अभी इसे मैनुअली कॉल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो ये जो स्पार्क सेशन मेथड है इसे मैंने कॉल किया इधर, स्पार्क इक्वल टू क्रिएट स्पार्क सेशन, सोर्स टेबल का नाम कस्टमर है, और गेट टोटल रिकॉर्ड काउंट में सबसे पहले इसे स्पार्क सेशन को पास कर रहा हूँ, फिर सोर्स टेबल को पास करूंगा, और डेट को मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा। तो आप देखो कितना रिकॉर्ड काउंट दिखाता है। तो इधर आपको टोटल 5 रिकॉर्ड है, तो मेरे को इधर 5 रिकॉर्ड काउंट दिखाना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हो टोटल रिकॉर्ड काउंट 5 हो गए। और अगर मैं इधर डेट पास कर दूं तब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर से मैं कोई डेट उठा लेता हूँ, सपोज मैं इस वाली डेट को उठा लेता हूँ, है ना। और इधर मैं जो है 2000, तो एक डेट बढ़ा के लिख देता हूँ, इसे 14 की जगह 15 कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो लेट्स सी कि कितने रिकॉर्ड देता है। तो इसने टोटल देखिए 4 रिकॉर्ड दिए। तो इसलिए ये जो डेट रेंज है 28 वाली, सही है, इस रेंज के बीच के मेरे को रिकॉर्ड बता दिए, राइट। तो ये हमारा जो है मतलब डेट रेंज के बेस पे भी हम रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं और सिंपल भी फैच कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मेथड में आते हैं फैच डेटा फ्रॉम पोस्टग्रेस। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जब हम इंक्रीमेंटल डेटा फ्लो की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि इंक्रीमेंटल डेटा फ्लो हमेशा किसके बेस पे फैच करते हैं, लास्ट अपडेट डेट के बेस में डेटा को फैच करते हैं। बहुत जगह लोग प्राइमरी की के बेस में भी डेटा को फैच करते हैं कि जो भी प्राइमरी की है उस प्राइमरी की को वेयर कंडीशन में पास कर दो, एंड उससे प्राइमरी की से आगे की जितनी प्राइमरी की है मतलब उससे ग्रेटर देन वो सारा डेटा फैच कर लो। मगर उसमें क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि उसमें आपको ये तो पता लग जाएगा कि नए रिकॉर्ड कौन से इंसर्ट हुए हैं, बट आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि कौन से रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं। तो इसलिए हम लोग लास्ट अपडेट डेट को उठाते हैं कि लास्ट अपडेट डेट हमारी जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तब भी चेंज होती है, और अगर कोई पुराना रिकॉर्ड अपडेट होता है तो भी चेंज होती है। तो इस डेट के बेस में आपको इंक्रीमेंटल जितने भी रिकॉर्ड है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो इधर जो फैच डेटा फ्रॉम पोस्टग्रेस है इसमें मैंने कंडीशन लगा रखी है कि अगर मैक्स डेट मैंने इधर पैरामीटर में पास नहीं करी, मतलब कि अगर मैंने सॉरी अगर मैंने मैक्स डेट पास करी है तो इफ कंडीशन में मैक्स डेट को चेक करेगा, और अगर मैक्स डेट आ रही है मतलब कि कोई डेट आ रही है पैरामीटर में, तो वेयर में वो ऐड हो जाएगा और इससे ग्रेटर देन का मेरे को डेटा मिल जाएगा। और मैंने कोई भी डेट पास नहीं करी, डेट इज माई फुल लोड, कि मुझे एक बार में सारा डेटा उठाना है और अपने रेड शिफ्ट में डंप करना है। तो वो मेरा फुल लोड है जो कि फर्स्ट टाइम चलेगा, तो वहाँ पे मुझे डेट पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मेरी सेकंड वाली क्वेरी काम करेगी, राइट। ये जो एल्स के अंदर मैंने लिखी हुई आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इधर मेथड यूज़ करा डी एफ इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड जे डी बी सी, सही है। तो इसमें अगेन मैंने पोस्ट ग्रेस का जे डी बी सी यू आर एल पास करा है, इस क्वेरी को पास करा है जो क्वेरी बन रही है, एंड इधर प्रॉपर्टीज को पास कर दिया, और जो मेरा डेटा फ्रेम आएगा उसे मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब इसे देखते हैं कि मेरा क्या रिटर्न करता है। और नीचे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग में लगा रखी है पाइस पार्क के अंदर, है ना। तो चलते हैं नीचे चलते हैं। अब आप इधर देख सकते हो मैंने फिर से क्रिएट स्पार्क सेशन करा, स्पार्क का सेशन पहले क्रिएट कर लिया। और नहीं भी करोगे तो ये रन करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जुपिटर नोटबुक अपना स्पार्क सेशन क्रिएट करता है। तो अगर मैं इसे कमेंट भी कर दूंगा तो भी मेरा कोड चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे क्रिएट स्पार्क सेशन मेथड को हर बार कॉल करना है, बट दिस इज अ यूजुअल प्रैक्टिस, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब सोर्स का टेबल में कस्टमर का मैंने पास कर दिया, मैक्स डेट मेरी नल है, मतलब मैं मैक्स डेट में कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ। और सोर्स टेबल में मैंने टेबल का नाम पास कर दिया, तो मेरा जितना डेटा है वो फैच करके दिखा देगा। तो डीएफ के अंदर मेरा डेटा फ्रेम आ गया। अब इस डेटा फ्रेम के अंदर कितने रिकॉर्ड है तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, पाइस स्पार्क में होता है
डेटा फ्रेम डॉट शो मेथड से जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो अगर मैं इसे इसके नीचे सेल पे आया, मैंने df डॉट शो करा है, अब आप देखोगे कि जितने रिकॉर्ड, पांचों के पांचों रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। तो आप देख सकते हो इसने डिस्प्ले कर दिए, राइट। तो पहला चीज क्या है कि हमें डेटा उठा के लाना है, किसमें, सोर्स से, और किस कंडीशन के बेस में, लास्ट अपडेट डेट के बेस में। अगर नहीं पास करोगे तो फुल लोड चलेगा, पास करोगे तो इंक्रीमेंटल लोड चलेगा। अब हम लोग चलते हैं राइट टू रेड शिफ्ट मेथड। अभी मैं सारे आपको मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं इसे कॉल करूंगा। इंक्रीमेंटल का जो फाइनल कोड है उसे जब रन करूंगा तो ये सारे मेथड कॉल होंगे, तब आप देख लो कि कैसे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें रन करते हैं। बट मैं आपको एक एक मेथड डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब राइट टू रेड शिफ्ट मेथड जो है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब राइट टू राइट शिफ्ट मेथड में भी अगर मुझे राइट करना है, जो मैंने डेटा उठा लिया सोर्स से, अब उस डेटा को राइट करना है राइट शिफ्ट में। तो इसमें भी जो मेरा मेथड होता है df डॉट राइट मेथड हम लोग यूज करते हैं। df मतलब डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम क्योंकि मैं इधर मेथड में आप पैरामीटर देखोगे तो जो डेटा फ्रेम मेरा ऊपर से फैच होकर आया, सही है, अभी जो मैंने सोर्स से फैच करा, उस डेटा फ्रेम को मैं इस मेथड में पास कर दूंगा df, टेबल का नेम पास कर दूंगा कि किस टेबल में इंसर्ट करवाना है, और मोड, मोड मतलब कि अपेंड मोड और ओवरराइट मोड। तो दोस्तों जब हम राइट शिफ्ट में डेटा को राइट करवाते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो अपेंड होता है, एक होता है ओवरराइट। अपेंड क्या करता है, डेटा को अपेंड करता है, मतलब कि उसके लिए टेबल पहले से क्रिएट होनी चाहिए, कहाँ पे, राइट शिफ्ट में। और जब डेटा अपेंड होगा तो जो भी डेटा पहले से इंसर्टेड है या कुछ भी इंसर्ट नहीं है तो डेटा उसमें ऐड ऑन होता जाएगा, मतलब कोई भी डेटा रिप्लेस नहीं होगा, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, आपका डेटा सिर्फ इंसर्ट होता जाएगा। मतलब आज चलाया तो इंसर्ट हो गया, उसके बाद अगले दिन चलाओगे तो डेटा उसी के नीचे अपेंड हो जाएगा, है ना। तो अपेंड का मतलब है कि आपका एवरी टाइम डेटा इंसर्ट होता जाएगा, ना कभी डिलीट होगा ना ही कभी रिप्लेस होगा। एंड ओवरराइट का मतलब क्या होता है, ओवरराइट का मतलब ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग टेबल है एंड उसके अंदर जो भी डेटा, वो सारा का सारा ट्रंक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, हट जाएगा, उसके ऊपर नया डेटा आ जाएगा। तो ओवरराइट हमेशा क्या करता है, जो भी एग्जिस्टिंग टेबल है और उसका डेटा उसे रिप्लेस कर देता है जो सोर्स का नया टेबल है और नया डेटा है। अगर मैं सोर्स से कोई डेटा उठा के ला रहा हूँ, सपोज कस्टमर, और उस डेटा के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी रेड शिफ्ट में वो टेबल पड़ी हुई है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है, तो वो उस पूरे को रिप्लेस कर देगा, राइट। तो अभी हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, df डॉट राइट मैथड का यूज करा। अब इधर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप df डॉट राइट प्रोसेस यूज करते हो तो इधर मैंने जो फॉर्मेट ए लिखा हुआ io डॉट गिटअप स्पार्क रेडशिफ्ट कम्युनिटी स्पार्क डॉट रेडशिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अभी बताऊंगा इसका क्या यूज है। अब आप देख सकते हो इधर मैंने यूआरएल पास किया, टेबल का नाम पास किया, टेम्परेरी डायरेक्टरी, मैंने एक टेम्परेरी डायरेक्टरी भी पास करी। आप देख रहे हो इधर मैंने क्रिएट कर रखा है बकेट, माई राइट शिफ्ट बकेट 13 के नाम से टेम्प नाम का एक फोल्डर बना रखा है, उसे मैंने इधर पास किया हुआ है, जिसे मैं टेम्प डायरेक्टरी कह रहा हूँ, है ना। और इसे मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी चाहे। और उसके बाद मैंने तो फॉरवर्ड स्पार्क S3 क्रेडेंशियल ट्रू किया हुआ है, और उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड पास किया हुआ है। अब मैं दोस्तों आपको इससे बताता हूँ कि इसका क्या पर्पस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। तो जो मैंने टेम्परेरी डायरेक्टरी पास करी है ना दोस्तों, स्पार्क क्या करेगा, इसे इंटरनली रेड शिफ्ट से डेटा फैच करेगा और उसे S3 की जो टेम्परेरी डायरेक्टरी मैंने दे रखी है उसमें लोड करेगा, और उसके बाद बल्क में डेटा को कहाँ डालेगा, रेड शिफ्ट के अंदर इंसर्ट कर देगा। मतलब पाई स्पार्क का जो सोर्स का डेटा फ्रेम है, जो सोर्स डेटा है, उस डेटा को हमें रेड शिफ्ट में राइट करवाना है। तो वो क्या हो रहा है, सबसे पहले वो S3 बकेट में जा रहा है, टेम्पररी मतलब परमानेंटली वहां से भी वो हटा देगा टेम्पररी, और बल्क में क्या कर रहा है, उस डेटा को कॉपी कर रहा है, कहाँ पे, रेड शिफ्ट में। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत क्या पड़ी, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो
नॉर्मली आप गूगल करोगे तो रिकमेंड क्या होता है, spark.read.jdbc। अगर हम इधर इस फॉर्मेट को JDBC से रिप्लेस कर देते तो मुझे ये सब टेम्पररी डायरेक्टरी और फॉरवर्ड स्पार्क S3 क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं थी। मगर दोस्तों JDBC स्लो होता है। जब हम बल्क में डेटा कॉपी करते हैं ना, आपने कॉपी कमांड सुनी होगी, राइट शिफ्ट में चलती है, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। जब हमारे पास कई लाख रिकॉर्ड होते हैं, 50 लाख रिकॉर्ड, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़, बल्क में मिलियंस बिलियंस में रिकॉर्ड होते हैं, और हमें डेटा को कॉपी करना बल्क में, तो उसमें कॉपी कमांड बहुत फास्ट होती है। और कॉपी कमांड जो रेड शिफ्ट में चलती है ना, वो क्या यूज़ करती है, S3 बकेट यूज़ करती है। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर हम डेटा फ्रेम को राइट करें, या तो JDBC का मेथड यूज़ कर लें, या इधर जो है रेड शिफ्ट कम्युनिटी स्पार्क डॉट रेड शिफ्ट का जो कनेक्टर है जो मैंने इधर दे रखा है, इसे यूज़ कर लें। अगर हम इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं io.github.spark redshift community, तो ये इंटरनली इस कमांड को कॉपी कमांड में कन्वर्ट कर देती है। कैसे, ये जो डेटा फ्रेम है, इस डेटा को पहले लोड करती है बल्क में, कहाँ पे, S3 बकेट में, और फिर वो S3 बकेट से कहाँ पे लोड करती है, रेड शिफ्ट में। तो ये, और ये सारा प्रोसेस इंटरनली होता है और ये बहुत ही फास्ट होता है। तो कभी भी आप JDBC का यूज़ करोगे, वो 9x9 राइट करवाती है। और जब 5 लाख रिकॉर्ड, मैंने एक बार 5 लाख रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए थे, उसमें भी टाइम लग गया था काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम जब इसका यूज़ करते हैं तो ये कुछ ही सेकंड में डेटा को लोड कर देती है। तो ये इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और जब फिर इधर टेम्पररी डायरेक्टरी पास करवा तो आप इधर कुछ भी दे सकते हो। और इधर आपने देखा होगा मैंने यूज़ कर रखा है फॉरवर्ड स्पार्क S3 क्रेडेंशियल। तो फॉरवर्ड स्पार्क S3 क्रेडेंशियल मैंने दोस्तों इसलिए यूज़ किया हुआ है कि मैं इसे बता रहा हूँ कि मेरे को S3 का कोई इधर IAM का रोल नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली जो क्रेडेंशियल वाला पार्ट है उसे बाईपास कर दो। वरना नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक IAM रोल भी पास करना पड़ता है, क्योंकि जब हम कॉपी कमांड चलाते हैं ना रेड शिफ्ट में, तो वहां पे भी हम रोल पास करते हैं, एक IAM रोल बनाते हैं जिसमें परमिशन होती है S3 बकेट के एक्सेस की। तो वो IAM रोल हमें इधर पास करना होता है। तो मैंने रोल ना पास करके मैंने सिंपल लिख दिया फॉरवर्ड स्पार्क S3 क्रेडेंशियल ट्रू। तो ये कमांड आप लोग याद रखना, कोड मैं दे दूंगा, आप लोग जब रन करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो सिंपली ये राइट करवा रहा है। अब नीचे चलते हैं, काफ़ी मैं डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमारा चलेगा इंक्रीमेंटल लोड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसके अंदर मैंने सारे मेथड जो अभी तक दिखाए हैं वो मैं कॉल करूंगा। सबसे पहले मेथड मैंने आपको बताया था गेट मैक्स अपडेट डेट का। तो अब मैं आपको बताता हूँ गेट मैक्स अपडेट डेट का क्या यूज़ है। तो दोस्तों गेट मैक्स अपडेट डेट हमें क्यों चाहिए, हमें गेट मैक्स अपडेट डेट, इधर मेथड मैंने बना रखा था, दिखा देता हूँ। आई थिंक सो, कहीं तो बना रखा था। हाँ, हाँ इधर बना रखा है। तो गेट मैक्स अपडेट डेट जो मेथड होता है दोस्तों, वो क्या करेगा कि आपकी जो डेट है, मैक्सिमम डेट है, वो कहाँ से फैच करेगा, रेड शिफ्ट डेटा वेयर हाउस से। और फिर उस डेट के बेस पे डेटा कहाँ से फैच करेगा, सोर्स से। तो हर बार जब डेटा लोड होगा, तो डेटा लोड होने के बाद जब उसे अगले दिन नेक्स्ट डे जॉब चलानी होगी, तो वो सबसे पहले डेटा वेयर हाउस में जाएगा और वहाँ से मैक्सिमम डेट उठा लेगा, मैक्स डेट उठा लेगा, कि मतलब उस टेबल में, जिस टेबल में डेटा लोड हुआ है, जैसे कस्टमर स्टेजिंग टेबल में हम डेटा लोड करेंगे, तो उस टेबल की मैक्सिमम डेट कौन सी है, उस डेट को उठाएगा। और फिर क्या करेगा, सोर्स के पास जाएगा, सोर्स से बोलेगा कि भाई आप मुझे इस डेट के आगे का डेटा दो। समझ रहे हो, अगर मैं डेली लोड कर रहा हूँ डेटा रेड शिफ्ट में, तो रेड शिफ्ट डेली क्या करेगा कि पहले सोर्स को बताएगा कि भाई आप मेरे को डेटा दे रहे हो, आप मुझे पुराना डेटा मत दे देना, मुझे वो डेटा दो जो डेटा मेरे पास नहीं है। तो वो कैसे बताएगा कौन सा डेटा मेरे पास नहीं है, वो कहेगा कि भाई इस डेट तक का डेटा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। रेड शिफ्ट बोलेगा कि इस डेट तक का डेटा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, आप मुझे इस डेट के आगे का डेटा दो। तो रेड शिफ्ट अपनी जो डेट है, लास्ट अपडेट डेट, मैक्सिमम लास्ट अपडेट डेट, वो उठा के सोर्स को देगा, बोलेगा कि भैया मुझे इसके आगे का डेटा दो। तो इसी तरीके से इंक्रीमेंटल काम करता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने मैक्स डेट फैच करी है टेबल से, बहुत लोग इसके लिए एक अलग टेबल बना लेते हैं, लोड मेटा डेटा टेबल, और उस टेबल में हमेशा अपनी जो मैक्सिमम डेट है वहाँ पे मेंटेन करते हैं। और जब भी आपकी प्रोसेस चलती है वहाँ से डेट उठाते हैं
और उसके बेस पे जॉब को चलाते हैं। बहुत से लोग करंट डेट के बेस पे चलाते हैं इंक्रीमेंटल लोड को। तो अलग अलग बिजनेस के अलग अलग तरीके हैं, बट जो एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि हमें हमेशा मैक्सिमम डेट उठानी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को फैच करना होता है ना। तो आप इधर देख सकते हो कि रेड शिफ्ट का जो मैंने इधर कॉन्फ़िगरेशन पास करी है, उसके बाद स्पार्क डॉट रीड जेडीबीसी का मेथड यूज़ करा है। और इसमें मैंने आप क्वेरी देखोगे डेटा फ्रेम की क्वेरी मैंने पास करी, सेलेक्ट मैक्स डेट, जो लास्ट अपडेट डेट है उसमें मैक्सिमम लगा दिया, मैक्स फंक्शन मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, राइट। तो इधर मैंने मैक्स फंक्शन का यूज़ करके जो लास्ट अपडेट डेट है वो उठा लिया और उसे मैंने इधर रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका ये टारगेट टेबल में से जो रेड शिफ्ट में मैं क्या पास करूंगा, टारगेट टेबल, ये जो फंक्शन है मेरा रेड शिफ्ट में से मैक्स डेट को उठा के पास करेगा। तो मैं इधर टारगेट टेबल जो भी पास करूंगा उसकी मैक्स डेट आ जाएगी। और अगर फर्स्ट टाइम लोड है, मतलब जब सबसे पहले लोड कर रहा हूँ, जब सबसे पहले लोड कर रहा हूँ तो उस समय तो रेड शिफ्ट में कुछ डेटा ही नहीं पड़ा। जब उसमें डेटा ही नहीं पड़ा तो मेरी मैक्स डेट क्या आ जाएगी, नल आ जाएगी। और जब नल आ जाएगी तो जब मेरा डेटा सोर्स से फैच होगा तो वहाँ से सारा का सारा डेटा फैच हो जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड फुली लोड। फुली लोड को का मतलब क्या है कि अभी आपका जो डेटा वेयर हाउस है डेट, वहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं पड़ा, फर्स्ट टाइम आप लोड कर रहे हो, है ना। तो डेट इज ए फुली लोड, जो फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हो। तो फर्स्ट टाइम में आपका जो पूरा टेबल का डेटा उठा के एक बार में डंप करोगे, तो उस केस में जो रेड शिफ्ट से और डेट को फैच करेगा, वहाँ पे तो डेट पड़ी नहीं है, तो रेड शिफ्ट क्या देगा, नल देगा, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो मैं इसे सिंपल एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंटल लोड वाले कोड की। तो इंक्रीमेंटल लोड पे आते हैं तो सबसे पहले मैक्स डेट चलेगा। तो मैक्स डेट अगर डेट पड़ी हुई है तो डेट आपको दे देगा, नहीं पड़ी तो नल दे देगा। उसके बाद फैच डेटा फ्रॉम पोस्टग्रेस मेथड मैंने ऑलरेडी दिखाया था। ये क्या करेगा, सोर्स से डेटा को फैच करेगा। अगर डेट मिल गई तो भैया उस डेट के बेस पे डेटा फैच करके ला देगा, नहीं मिली तो पूरा का पूरा डेटा लेके आ जाएगा। उसके बाद हम इधर कंडीशन लगा रहे हैं कि जो मेरा डेटा फ्रेम में अगर कुछ डेटा नहीं आया, मतलब कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आएगा जिसमें काउंट 0 है, अगर फैच डेटा फ्रॉम पोस्टग्रेस करा कुछ भी डेटा नहीं आया, इसका मतलब वो टेबल हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहाँ पे, सोर्स में, या उस टेबल में रिकॉर्ड नहीं पड़े, 0 रिकॉर्ड पड़े हैं, राइट। तो वहां पे आपको मेथड प्रिंट हो जाएगा कि नो डेटा फाउंड। उसके बाद क्या होगा, आपका रेड शिफ्ट में राइट करवाएगा, सही है। अगर नो डेटा फाउंड हो गया तो इधर से ही रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद दोबारा आएगा और क्या करेगा, राइट टू रेड शिफ्ट। अगर डेटा मिल जाता है तो राइट टू रेड शिफ्ट मेथड कॉल करेगा, उसमें क्या करेगा, डेटा फ्रेम को पास करेगा, क्योंकि डेटा मिल गया तो भाई इस डेटा को राइट करवाना है। राइट करवाने के लिए इस डेटा फ्रेम को इस मेथड में पास करेगा। टारगेट टेबल, जो कि मेरी कौन सी है टारगेट टेबल, हमें किस टेबल में इंसर्ट करवाना है, मैंने आपको बताया था हमें स्टेजिंग टेबल में इंसर्ट करवाना है, मेन टेबल में नहीं। मेन टेबल में किस प्रोसीजर के थ्रू इंसर्ट होगा, सबसे पहले हमें स्टेजिंग टेबल में उठा के लाना है डेली का डेली जो भी डेटा है ना। तो हम अपना इधर क्या यूज करेंगे, स्टेजिंग टेबल का नेम पास करेंगे टारगेट टेबल में। और उसके बाद हमारा सिंपल है कि अगर सक्सेस नहीं होता, अगर मान लो मेरा डेटा फेल हो जाता है किसी वजह से भी, तो वो क्या करेगा, डेटा फ्रेम को राइट कर देगा कहाँ पे, बकेट के अंदर, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे बैचेस से फेल हो चुके हैं। तो इस मेथड को आप लोग इतना मत ध्यान रखिए, ये तो जब तक मैंने फेलिंग का केस बता दिया कि जब आप राइट शिफ्ट में राइट कर रहे हो और किसी वजह से जो सक्सेस है, ये सक्सेस आपका ट्रू नहीं होता, मतलब इसमें वैल्यू नहीं आती है, आपका फेल हो जाता है मेथड, तो वो क्या करेगा कि डेटा फ्रेम से डेटा को राइट करवा देगा कहाँ पे, राइट शिफ्ट में, राइट शिफ्ट सॉरी बकेट के अंदर। तो बकेट मैंने क्रिएट करा हुआ, इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया फील्ड बैच, इसके अंदर वो फाइल बना देगा, राइट। ताकि कल को मेरा राइट शिफ्ट बंद पड़ा, मैंने पूरा रन करा और मेरा कोड रेड शिफ्ट तक नहीं पहुंचा, अब मुझे देखना मेरा डेटा कहाँ गया, या मेरा डेटा आधा रेड शिफ्ट पे पहुंचा, आधा कहाँ गया, फेल हो गया, तो वो कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, इस बकेट में हो जाएगा, मैं जाके चेक कर सकता हूँ। तो ये नॉर्मल है। अभी इसे सिंपली ऐसे कर देते हैं। अब मैं आता हूँ अपने इंक्रीमेंटल कोड में। तो देखिए इंक्रीमेंटल लोड, सोर्स टेबल कौन सी है, कस्टमर,
टारगेट टेबल कौन सी है, कस्टमर स्टेजिंग, और मोड में कौन सा यूज कर रहा हूँ, ओवरराइड। ओवरराइड मेथड हमेशा क्या करेगा, ओवरराइड मेथड हमेशा हमारा ओ, तो ओवरराइड मेथड आपका हमेशा क्या करेगा, जो भी नया रिकॉर्ड आएगा सिर्फ उन्हीं को रखेगा, पुराना कुछ भी नहीं रखेगा। ओवरराइड हमेशा क्या देगा, जो भी आपके सोर्स से डेटा आ रहा है, जो लेटेस्ट डेटा है वो रख देगा, पुराने डेटा सबको रिप्लेस कर देगा। तो हम लोग हमेशा स्टेजिंग टेबल में डेली का डेली जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है वो रखेंगे, है ना। तो अब मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, इसमें मैं मोड ओवरराइड पास होगा, टारगेट टेबल और अपनी सोर्स टेबल कस्टमर है ना। तो इसे रन कर देता हूँ एंड मेरा डेटा इस टेबल में आ जाना चाहिए, कौन सी, स्टेजिंग टेबल। तो मेरी स्टेजिंग टेबल ये है, इसमें डेटा आ जाना चाहिए। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो इसे रन करके देखेंगे अभी। तो आप देखो इधर क्या लिखा रहा है, लोडिंग स्टार्टेड, इसने करा मैक्स अपडेट डेट, अभी नन है, मैक्स अपडेट डेट कोई भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैक्स अपडेट डेट है कहाँ से उठा रहा था, मैक्स अपडेट डेट है टेबल से उठाता है, कौन सी टेबल से, हाँ जी हाँ। हम्म, तो मैक्स अपडेट डेट एक टारगेट टेबल से उठाता है, टारगेट टेबल हमारी इधर क्या है, कस्टमर स्टेजिंग टेबल है ना। तो कस्टमर स्टेजिंग टेबल से उठाएगा मैक्स अपडेट डेट, और इसे कस्टमर स्टेजिंग में कोई भी डेट मिलेगी नहीं और ये ओवरराइट कर देगा। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरे पांचों रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट हो गए। और हम इसमें देख लेते हैं, इस टेबल में मेरे रिकॉर्ड आ गए हैं, आप इधर नीचे देख सकते हो, है ना दोस्तों। तो आप इधर रिकॉर्ड देख सकते हो कि मेरे 5 रिकॉर्ड मुझे इधर दिख रहे हैं। अब इधर हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हमें करना है कि इसे मैन टेबल में लेके जाना है। तो अभी मेरा रिकॉर्ड इधर स्टेजिंग टेबल में आ गया, अब मुझे मैन टेबल में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, हम्म, तो अब मेरी सोर्स टेबल क्या है, स्टेजिंग टेबल है, और टारगेट टेबल कौन सी हो गई, मैन टेबल, और प्राइमरी की क्या हो गई, मेरी कस्टमर आईडी, राइट। अब इधर देखिए, इधर क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, इतना काम तो हो गया कि मेरे स्टेजिंग टेबल में डेटा आ गया। अब स्टेजिंग टेबल से डेटा जब मुझे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, स्टेजिंग टेबल से डेटा मुझे मैन टेबल में लेके जाना है, और क्या मेरी प्राइमरी की क्या है, कस्टमर आईडी है, इसके बेस पे लेके जाना है। Right? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप इधर देख सकते हो मैं प्रोसीजर कॉल कर रहा हूँ, DWH मर्ज स्टेजिंग टू मैन, ये प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर मैंने आपको इधर दिखाया था। तो हमारे पास दो तरीके हैं दोस्तों, या तो हम इस प्रोसीजर को रेड शिफ्ट में कॉल कर ले, कॉल स्टेट मतलब कॉल करके हम रेड शिफ्ट में भी रन कर सकते हैं प्रोसीजर को। दूसरा तरीका क्या है, इस प्रोसीजर को हम पाइस पार्क के थ्रू भी रन कर सकते हैं। दोनों तरीके सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो अभी हम पाइस पार्क के थ्रू इसे रन करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कॉल सिक्वल लगा ली, और कॉल में मैंने इधर प्रोसीजर का नाम पास किया है, सोर्स टेबल नेम है, टारगेट टेबल नेम और मैचिंग की, ये तीनों मैंने इधर डिक्लेयर करे हुए हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि मैंने रेडशिफ्ट JDBC का URL दिया हुआ इधर, ये तरीका होता है। एंड इसमें स्पार्क में एक चीज़ होती है दोस्तों, JVM java.super driver manager.get तो इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के थ्रू आप देख रहे हो ना, स्पार्क कॉन्टेस्ट jvm.java.sql ड्राइवर मैनेजर, तो इस मेथड के थ्रू दोस्तों हम रेड शिफ्ट जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कनेक्शन बना सकते हैं बाय यूजिंग स्पार्क, और रेड शिफ्ट के अंदर जाकर कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या रन करना है, प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए हमने इस मेथड का यूज़ करा JVM गेट कनेक्शन, ये JDBC मेथड है, और ये स्पार्क का मेथड है, और ये लो लेवल API को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका यूज़ सिर्फ इतना होता है कि प्रोसीजर को कॉल कर लो, कुछ अपडेट, कुछ छोटी बड़ी डिलीट रन करने, वो भी डायरेक्टली आप रन कर सकते हो। मगर ये मेथड जो है सजेस्ट कब नहीं किया जाता, जब बल्क में, जब काफ़ी ज़्यादा अपडेट चलाने, डिलीट चलाने रेड शिफ्ट में,
तब इस मेथड का यूज़ नहीं करते। ये मेथड जो है सिर्फ लो लेवल ऑपरेशन जो होते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए काम में आती है। जैसे कि सिंपल आपको एक प्रोसीजर कॉल करना है, उसके बाद वो प्रोसीजर रन होगा रेड शिफ्ट में, और रेड शिफ्ट की जो भी प्रॉपर्टी है वो यूज़ होंगी। और ये मेथड स्पार्क का जरूर है, मगर स्पार्क की कोई भी फंक्शनलिटी जैसे पैरालिज्म और आप कह सकते हो फॉल्ट टॉलरेंट, लेजी इवोल्यूशन, जो स्पार्क की प्रॉपर्टी है उसका इससे कुछ भी यूज़ नहीं है। बस स्पार्क इसे यूज़ किस लिए करता है, कुछ भी छोटा मोटा जो ऑपरेशन होता है रेड शिफ्ट से कनेक्शन बना के वो करता है। जैसा कि हम साइकोप G2 लाइब्रेरी जो पाइथन की होती है उसका यूज़ करके भी रेड शिफ्ट से कनेक्ट करते हैं, राइट। उसी तरीके से सिंपल है रेड शिफ्ट से कनेक्शन बनाता, बाकी इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। तो इधर मैंने देखिए रेड शिफ्ट का यूआरएल पास करा और यूआरएल का पास करके कनेक्शन बना लिया। और अब मैंने क्या करा, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट के अंदर मैंने जो कॉलिंग वाली स्टेटमेंट है ना, जो मैं प्रोसीजर कॉल कर रहा हूँ वो पास करा। तो मेरा प्रोसीजर कॉल हो जाएगा, इसके अंदर टारगेट टेबल, सोर्स नेम और प्राइमरी की। तो मेरा इस प्रोसीजर का फंडा यही है कि इस टेबल से डेटा उठेगा, स्टेजिंग टेबल से मैन टेबल में चला जाएगा। और जाने से पहले क्या होगा, अगर ये प्रोसीजर आपने ध्यान से देखा होगा, पहले डिलीट कमांड चलेगी। अगर कोई रिकॉर्ड मैच कर रहा है तो पहले डिलीट होगा, देन इंसर्ट होगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं तो उसमें डिलीट करने के लिए तो कुछ भी है नहीं, तो ये कमांड चलेगी बट कुछ भी डिलीट नहीं करेगी। फर्स्ट टाइम क्या होगा, सारा का सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट करा और मेरा रिकॉर्ड किस में आ जाएंगे, स्टेजिंग टेबल से मैन टेबल में आ जाएंगे। तो स्टेजिंग में भी रहेंगे और मैन टेबल में आ जाएंगे, है ना। तो इस कमांड को चलाते हैं हम। तो देखते हैं एग्जीक्यूट हो गया, देखिए सक्सेसफुली मर्ज लिखा आ गया है ना, यूजिंग प्राइमरी कस्टमर आईडी। तो अब आप इस कमांड को चला के देखें मेन टेबल में क्या रिकॉर्ड आ गए मुझे दिखने चाहिए, और ये रिकॉर्ड आ चुके हैं, देख सकते हैं हम पांचों के पांचों रिकॉर्ड इधर आ गए हैं। और फुल हमारा दिस इज समथिंग लाइक फुल लोड, ये हमारा फुल लोड चल गया है ना। इतना प्रोसेस कंप्लीट। अब हम इंक्रीमेंटल की बात करते हैं। तो अब आप देखिए इधर मेरे 5 रिकॉर्ड थे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट और करवा लेता हूँ। अब आप थोड़ा सा देखना कि कैसे काम होता है इसमें। तो इधर मैंने 6 और इधर ले लिया 7, है ना। और इधर मैंने नाम कुछ भी ले लेता हूँ, माइक ले लेता हूँ, और इसका नाम ले लेता हूँ, इसका बाइक ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं ना। इसे जे जे कर देते हैं, जे ए, और इसे है ना। तो मैंने 2 रिकॉर्ड बना लिए दोस्तों, जिसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, करूँगा, राइट। अब ये 2 रिकॉर्ड मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट चला देता हूँ, 2 रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हो गए, आप देख सकते हो। तो टोटल 7 रिकॉर्ड दिखा रहा है ना। तो टोटल 7 रिकॉर्ड आ गए, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब जो मेरा 4 और 5 रिकॉर्ड है इन्हें मैं अपडेट कर रहा हूँ। इसमें क्या अपडेट कर लेता हूँ, मैं इनका नेम अपडेट कर देता हूँ, कुछ भी अपडेट कर सकता हूँ XYZ, है ना। तो मैं इनका नेम अपडेट कर देता हूँ। तो आईडी क्या है जिसकी मुझे अपडेट करना है, 4, और एक रिकॉर्ड है 5। तो जो 4th आईडी का रिकॉर्ड है उसे मैं अपडेट करता हूँ। नेम मैं इधर क्या डाल लेता हूँ, जैसा कि नेम इधर माइकल लिखा हुआ है 4th रिकॉर्ड में, तो मैं इसका नेम कुछ और रख देता हूँ, एम रख देता हूँ ताकि मैं इजीली नोटिफाई कर पाऊँ। और ID 5 में नाम लिखा हुआ एमिली, जिसे मैं ई कर देता हूँ, सही है। तो इसका नाम मैंने एम डाल दिया, इसका नाम मैंने ई डाल दिया, राइट। अब इसमें मैं साथ में जब भी हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट अपडेट डेट भी हमारी अपडेट हो जाती है। तो अब मैं इस अपडेट कमांड को चला देता हूँ।
और नीचे वाली अपडेट कमांड को भी चला देता हूँ, है ना। अब हम लोग सेलेक्ट चलाते हैं। तो दोस्तों अब इधर आपको समझने वाली चीज़ क्या है कि हमने दो रिकॉर्ड इंसर्ट करे, दो रिकॉर्ड अपडेट किए। तो आप देखोगे जो मेरा फोर्थ और फिफ्थ रिकॉर्ड है, एक मिनट, तो आप देखोगे जो मेरा फोर्थ और फिफ्थ रिकॉर्ड है, कहाँ गए, ये रहे, इन दोनों में अपडेट हुई है, जो कि मेरा फर्स्ट नेम मैंने अपडेट किया और 6 7 रिकॉर्ड को मैंने इंसर्ट किया। तो टोटल मेरे जब मैं इंक्रीमेंटल लोड करूंगा तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, जिनमें 2 रिकॉर्ड अपडेट हुए और 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, राइट। दो के लिए मैंने अपडेट कमांड चलाई है। तो ये चारों के चारों रिकॉर्ड मेरे जो कस्टमर मैन टेबल है वहाँ पे जाने चाहिए। यही हमारा फंडा है ना। इंक्रीमेंटल लोड का मतलब यही है कि जो भी रिकॉर्ड नए इंसर्ट हुए हैं और जो रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं, जो अपडेट हुए हैं वो जाके अपडेट हो जाए, जो इंसर्ट हुए हैं वो जाके इंसर्ट हो जाए। कहाँ पे, जो हमारी मेन टेबल है, राइट। तो हमारी इधर जाओगे तो हमारी मेन टेबल कौन सी है, ये वाली जो मेन टेबल है कस्टमर मेन टेबल, इसके अंदर वो चारों रिकॉर्ड पहुंच जाने चाहिए। तो चारों रिकॉर्ड में से जो 2 रिकॉर्ड है वो तो मेरे इंसर्ट हो जाएंगे, 2 रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएंगे, और ये जो फोर्थ और फिफ्थ रिकॉर्ड है अपडेट होना चाहिए। तो माइकल और इमली का नाम इधर अपडेट होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इंक्रीमेंटल लोड के लिए पूरा प्रोसेस, जो हमारा मेथड था इंक्रीमेंटल लोड वाला, उस मेथड को कॉल करेंगे। कहाँ गया, हाँ। तो आप दोस्तों जो इंक्रीमेंटल लोड है इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो मेरा पहले स्टेजिंग टेबल में डेटा जाएगा। स्टेजिंग टेबल में मेरा जो पुराना डेटा वो सारा हट जाएगा, और जो लेटेस्ट डेटा 4 रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे, क्योंकि मैं द ओवर यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो पहले इसे रन किया, तो टोटल 4 रिकॉर्ड मेरे वहाँ पहुँचने चाहिए स्टेजिंग टेबल में। देखिए 4 रिकॉर्ड लोड हो गए हैं, और इवन आप स्टेजिंग टेबल में जाके देख भी सकते हैं। तो आप देखो इधर वही चारों रिकॉर्ड दिख रहे हैं, राइट। क्योंकि हम लोग डेट के बेस पे उठाते हैं, लास्ट डेट के बेस में। तो लास्ट डेट के बेस पे जब आप रिकॉर्ड उठाओगे तो आपको जो नए इंसर्ट हुए हैं वो भी मिल जाएंगे, जो अपडेट हुआ है, क्योंकि हमने 4 और 5 कस्टमर आईडी का जो नेम है उसे अपडेट किया था, वो भी रिकॉर्ड पिक हो गया। अब हमें क्या करना है, इंक्रीमेंटल लोड चला दिया। इंक्रीमेंटल लोड के बाद हमें नीचे जो ये वाला कोड है इसे रन करना है, राइट। कॉल जो फंक्शन मेरा ये जो प्रोसीजर को कॉल कर रहा है, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, है ना। तो इस ग्रुप ऑफ कोड को जब मैं रन करूंगा तो मेरा इंक्रीमेंटल लोड हो जाएगा। देखिए कितनी फास्ट हो गया, अब ये रन हो गया। और अब मैं क्या करूंगा, जो अपनी मेन टेबल है उसे रन करता हूँ। मेन टेबल कहाँ गई, नीचे है, हाँ ए रही। इसे रन करता हूँ, और इसे रन करने के बाद दोस्तों मेरे जो मेन टेबल है उसमें 2 रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, 2 रिकॉर्ड अपडेट होंगे। तो आप इधर देख सकते हो कि 6 और 7 रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो गया, माइक और बाइक आपको दिख रहा है ना। और 4 और 5th रिकॉर्ड मेरे इधर अपडेट हुए हैं, राइट। तो आप देख सकते हो 4th और 5th रिकॉर्ड मेरे आके अपडेट हो गए। तो दोस्तों अपडेट कहने को मैं बोल आपसे रहा हूँ अपडेट, पर वो भी 4th 5th रिकॉर्ड भी मेरे इधर इंसर्ट हुए हैं, राइट। क्योंकि जो मैंने प्रोसीजर लिखा है वो इस तरीके से लिखा है कि अगर आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 4 और 5 रिकॉर्ड मेरे ओल्ड थे, तो पहले मेरे प्रोसीजर ने इन दोनों रिकॉर्ड को डिलीट करा और फिर स्टेजिंग टेबल से मैन टेबल में इंसर्ट कर दिया। तो वो चारों के चारों रिकॉर्ड जो स्टेजिंग टेबल में आए थे वो इंसर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंटल लोड करते हैं। देखा आपने कि अपडेट रिकॉर्ड और इंसर्ट रिकॉर्ड वो भी मेरे टेबल में आ गए। तो ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है कि फुली लोड चलता है, अगर डेट ऑलरेडी है, मिल जाती है टारगेट में, जो हमारे रेड शिफ्ट अब टेबल है, अगर इसमें डेट पहले से मिल जाती है, पहले से रिकॉर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीमेंटल लोड करेगा। और अगर इसमें कोई भी डेट नहीं पड़ी है, टेबल ब्लैंक है, तो वो फुली लोड कर देगा। सही है, सोर्स से जितना डेटा आया उसे एक बार में डंप कर देगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ये हमने जो एक तरीके से इंक्रीमेंटल लोड किया है, ये हम स्लोली चेंजिंग डायमेंशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। स्लोली चेंजिंग डायमेंशन 1 जो होता है
वो हमने मेंटेन करा। अब स्लोली चेंजिंग डायमेंशन 1 क्या कहता है, कोई भी इंसर्ट हो, कोई भी अपडेट हो, लेटेस्ट इंसर्ट और अपडेट हमारे टेबल में मेंटेन हो। और स्लोली चेंजिंग डायमेंशन 2 क्या कहता है कि हमें हिस्ट्री भी मेंटेन करनी है रिकॉर्ड की। मतलब जो रिकॉर्ड मेरा अपडेट हुआ है, तो वो अपडेट होने से पहले क्या रिकॉर्ड था उसे भी रखो टेबल में, और जो नया रिकॉर्ड है उसे भी रखो। तो वो SCD 2 और SCD 3 के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि पाइस्पार्क के थ्रू SCD 2 और SCD 3 कैसे बनाते। अभी आपको इतना समझिए कि कैसे हम लोगों ने इसे लोड किया डेटा को। और दोस्तों, इधर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैंने प्रोसीजर क्यों यूज़ करा। आप इस पूरे जो मैंने आपको दिखाई पूरी POC, इसे आप पाइस्पार्क के थ्रू भी कर सकते थे। आई मीन कि जो मैंने इधर लास्ट में प्रोसीजर कॉल किया, 2 टेबल बनाए, स्टेजिंग और मैन टेबल में लोड कर रहा हूँ। तो हमको ये जो चेक मैंने प्रोसीजर बनाया, इसकी जगह ये जो लॉजिक है मैं पाइस्पार्क में भी लिख सकता था, राइट। बट पाइस्पार्क में प्रॉब्लम क्या आएगी ना दोस्तों, कि आपको पूरा का पूरा जो डेटा फ्रेम है, जो रेडशिफ्ट का टेबल है, उसे पूरे को स्पार्क की मेमोरी में लोड करना होगा। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं, मतलब समझो 75 lakhs, 1 करोड़ या मोर देन डेट, तो उस डेटा को जब आप स्पार्क में लोड करोगे मेमोरी में, लोड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप 2 डेटा फ्रेम को कंपेयर करोगे, सोर्स के डेटा फ्रेम को और रेडशिफ्ट के डेटा फ्रेम को कंपेयर करोगे, तभी पता लगा पाओगे कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होना है, कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट होना है। तो उसमें क्या होता है, स्पार्क की मेमोरी यूज होती है। तो मैंने क्या करा, उस चीज को वहां पे ना कंपैरिजन करके मैंने प्रोसीजर बना दिया और 2 टेबल बनाए, स्टेजिंग टेबल और मैन टेबल, और उसे कंपेयर करवाया, तो वो फास्ट होता है, राइट। तो इसे करने के कई तरीके होते हैं इंक्रीमेंटल लोड को, तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जिसे हमने करा। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए कमेंट पे, और मैं इसका एक डॉक्यूमेंट भी बना दूंगा, गिट पे रख दूंगा, कोड भी सारा रख दूंगा, वहाँ से कोड को ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।